हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय पथ पे। आज हम लोग सेट नंबर 6 देखने जा रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी 5 सेट हो चुका है। जो लोग नहीं देख पाए हैं उसे जाकर एक बार देख लें। इस सेट में भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। यस, क्वेश्चन है कि संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकीय है। तो लौह चुंबकीय का मतलब क्या है? वह ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र को काफी मजबूती से अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, तो उसे लौह चुंबकीय ठोस कहा जाता है। और लौह चुंबकीय ठोस में जो डोमेन होता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उन सभी का डायरेक्शन जो होता है एक ही साइड होता है। और एक ही साइड होने का मतलब होता है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो आपसे इसका उदाहरण पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा उदाहरण इसमें लोहा दर्शाएगा, निकेल दर्शाता है, कोबाल्ट, क्रोमियम के ऑक्साइड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछा जाता है। तो पूछा रहा है कि संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा CrO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Fe3O4 का क्रिस्टल है, तो Fe3O4 है क्या? तो अनुचुंबकीय ठोस। अनुचुंबकीय तो हो नहीं सकता है, इसमें अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखना पड़ेगा कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, कि प्रतिचुंबकीय ठोस है। यहां पे देखा जाए लौह चुंबकीय ठोस Fe3O4, तो ये लोहा ना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर कौन हो जाएगा? लौह चुंबकीय ठोस। उसमें खुद क्या है? लोहा है। ये लोहा का ऑक्साइड है, तो कौन सा ठोस हो जाएगा? लौह चुंबकीय ठोस। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर वो हो गया। नेक्स्ट, अगर किसी इकाई सेल में कोणों की संख्या n होती है, n है, तो उसमें अष्टफलकीय रिक्तियां जो होता है, जिसको इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है? n। और चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होता है उसका जस्ट 2 गुना होता है। चतुष्फलकीय रिक्तियां यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा इसका जस्ट 2 गुना होगा। तो पूछ रहा है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी अगर इकाई सेल में गोलों की संख्या कितनी हो? n हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। ठीक है, नेक्स्ट यहां से देखेंगे निम्न में से कौन आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? तो आदर्श विलयन उसको बोला जाता है जो पूर्णतः राउल्ट्स नियम को क्या करता है? फॉलो करता है, राउल्ट्स नियम का पालन करता है। अब राउल्ट्स नियम के लिए क्या है कि वहां पर डेल्टा V मिक्स क्या होगा? 0 होगा। अगर यहीं पे अनादर्श होगा तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेल्टा H मिक्स क्या होगा? वो भी क्या होगा? 0 होगा। अगर अनादर्श होगा तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन डेल्टा S मिक्स जो होता है वो किसी भी विलयन के लिए, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन हो या ऋणात्मक विचलन हो या आदर्श विलयन हो, सभी विलयनों के लिए एक ही शर्त है, वो होगा पॉजिटिव होगा। क्योंकि जब विलयन का निर्माण होगा तो उसमें बिखराव बढ़ेगा, और बिखराव बढ़ेगा तो डेल्टा S क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चाहे ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए सही है, चाहे वो आदर्श हो और चाहे वो अनादर्श हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डेल्टा S मिक्स इज 0, ये नहीं होता है, ये होता है एक्चुअल में क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रासरण दाब का सही सूत्र है? यहां पे प्रासरण दाब को P से दिखाया है, प्रासरण दाब को P से दिखाया है। तो प्रासरण दाब यानी कि आप इसको पाई से भी दिखा सकते हो, तो पाई बराबर या P बराबर CRT। ठीक है, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन CT बटा और वो कभी नहीं हो सकता है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर C को इधर ला देते हैं तो ये हो सकता है सर, तो ये P/C और यहाँ पर क्या हो जाएगा? RT, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BaCl2 NaCl और ग्लूकोज का सममोलर विलयनों का प्रासरण दाब का सही क्रम है। अब देखिएगा, अब पदार्थ यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दूसरा होता है वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ उसको बोला जाता है
जिसको विलयन में डालने पर वो अपने आयनों में क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक है। और वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ उसको बोला जाता है जिसको पानी में डालने पर आयन में नहीं टूटता है, जैसे सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया। तो ये सभी लोग जो हैं वैद्युत अनअपघट्य होते हैं, पानी में डालने पर ये अपने रेस्पेक्टिव आयन में नहीं टूटते हैं। जो टूट गए वो वैद्युत अपघट्य, जो नहीं टूटे वो वैद्युत अनअपघट्य। तो देखा जाए यहाँ पर BaCl2 है, तो BaCl2 किस समूह का है, दूसरे समूह का है, तो यहाँ पे Ba+2 होगा और Cl पर क्या आ जाएगा माइनस, Na+Cl-। अब ग्लूकोज वैद्युत अनअपघट्य है, तो वैद्युत अनअपघट्य है तो वैद्युत अनअपघट्य के लिए I का वैल्यू जो है हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो प्रासरण दाब का सूत्र होता है पाई बराबर ICRT, सम मोलर बोल दिया है सांद्रता की, इसमें क्या है कांस्टेंट है, तो पाई जो है आई के समानुपाती है, यानी जिसमें आयन का संख्या ज्यादा होगा उसका प्रासरण दाब ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आयन का संख्या 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है, ए, क्योंकि इसमें आयन का संख्या कितना है 3, 2 धन और 1 ऋण, और इसमें आयन का संख्या कितना है 2, और इसमें ये वैद्युत अनअपघट्य है, तो वैद्युत अनअपघट्य का 1 होता है, क्योंकि वो अपने आयन में टूटता उड़ता नहीं है, तो इस तरह से आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 96,500 कूलाम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन मुक्त पदार्थों की मात्रा है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कॉपर सल्फेट को विलयन में डाला जाए जिसका चार्ज 96,500 कूलाम है, तो उस पर कितना पदार्थ मुक्त होगा। तो सबसे पहला बात कि जैसे ही कॉपर सल्फेट को हम विलयन में डालेंगे तो ये टूट जाएगा, Cu+2 और SO4-2। अब Cu2 पर तो प्लस है, तो प्लस है तो ये किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है माइनस, और माइनस है तो कैथोड पे आपको पता है कि ये क्या क्या करता है, अपचयन। तो Cu+2 जो है, Cu+2 का मतलब है कि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको फ्राडे का प्रथम नियम से आप सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, और W बराबर A/NF इंटू Q, NF इंटू Q, यही है ना। नेक्स्ट तो W A का यानी कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना है 63.5 अपॉन N कितना है 2 है, और यहाँ पे फैराडे है, फैराडे तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500, और यहाँ पे Q यानी कि आवेश क्या किया है दे दिया है, तो आवेश कितना दिया है 96,500, तो ये 96,500 96,500 कट जाएगा, 63.2 में क्या करेंगे 5 से 63.5 में 2 से भागा देंगे, तो यहाँ पे W बराबर निकल कर आ जाएगा 2×6 यानी कि 31.5 समथिंग आएगा, ठीक है, यानी ग्राम। तो इसका आंसर कौन सा दिख रहा है जिसमें 31 हो, यस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, दर या वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है। तो आपको पता है कि दर स्थिरांक जो है वो ताप पर निर्भर करता है। इसको सबसे पहले आर्हेनियस नामक ने क्या करा, वैज्ञानिक ने बताया, क्या बताया, जिसमें K बराबर AE⁻⁸ ठीक है। तो दर स्थिरांक जो होता है वो ताप के क्या होता है समानुपाती होता है, तो ताप बढ़ेगा तो दर भी बढ़ेगा। अब ऐसे भी आप ताप गुणांक भी पढ़े हैं, तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो उसका दर भी दर या तो 2 गुना से बढ़ेगा या फिर 3 गुना से बढ़ेगा। तो यानी कि दर स्थिरांक जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो उसका वेग स्थिरांक भी क्या होगा बढ़ेगा। इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैद्युत अपघट्य नहीं है। वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो पानी में टूट जाए, अब वैद्युत अनअपघट्य का मतलब जो पानी में नहीं टूटे। तो NaCl जो है वो नमक है, पानी में आसानी से टूट जाएगा।
NH4NO2 माइनस टूटेगा NH4 प्लस NO2 माइनस H प्लस NO3 माइनस, लेकिन यूरिया जो होता है ये नहीं टूटता है, ये होता है वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ, और इसके लिए हमेशा I का वैल्यू 1 होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपका यूरिया जो है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ताप वृद्धि से अभिक्रिया के वेग में अधिक वृद्धि का कारण है। जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिकारक के अणु को उष्मा ऊर्जा मिलेगा, और अभिकारक के अणु को उष्मा ऊर्जा मिलेगा तो अभिकारक के अणु आपस में टक्कर करेंगे, और टक्कर करेंगे तो प्रतिफल का निर्माण करेंगे। तो होगा क्या, टक्करों की संख्या में कमी होगी? नहीं, तापमान बढ़ाएंगे तो और ज्यादा मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तो ये नहीं हो जाएगा, ये गलत है। सक्रियण ऊर्जा में कमी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सी, सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। यस, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो अभिकारक के अणु बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, और सक्रिय होकर आपस में टक्कर करेंगे, प्रभावी टक्कर करेंगे, और टक्कर करके प्रतिफल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोलिजन थ्योरी आपको पढ़ाया गया है केमिकल काइनेटिक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड दे दिया है, और यहाँ पे दर इसके लिए समीकरण दे रखा है, और समीकरण देकर बोला है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये बताया गया है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है। ना तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इस पे घात कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो 1 है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंपल है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य क्या है? तो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य होता है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देना, बढ़ा देना। तो क्रिया की गति को परिवर्तन लाना ना, क्रिया की गति को कम करना बिल्कुल नहीं, उत्प्रेरक को विषाक्त करना नहीं, ये भी नहीं है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। उत्प्रेरक वर्धक जो होता है वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को एक्टिव कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे रिएक्शन और तेजी से होने लगता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कोहरा उदाहरण है। कोहरा मतलब कुहासा। ठीक है, तो कुहासा कहाँ रहता है, वायुमंडल में, और वायुमंडल तो बहुत बड़ा है, वायुमंडल में तो गैस है, तो गैस हमारा क्या है, परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक है। अब कोहरा क्या है, कोहरा थोड़ा सा गैस है। तो गैस में परिक्षिप्त द्रव, गैस में परिक्षिप्त गैस, गैस में परिक्षिप्त ठोस, द्रव में परिक्षिप्त ठोस नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गैस में परिक्षिप्त द्रव। चूंकि कोहरा कहाँ है, वायुमंडल में, वायुमंडल में क्या है, गैस, यानी गैस बहुत ज्यादा मात्रा में है, यानी कि वायुमंडल हमारा परिक्षेपण माध्यम है, और कोहरा हमारा परिक्षिप्त अवस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट, लौह अयस्क का सांद्रण होता है। लोहा अयस्क का जो सांद्रण होता है वो गुरुत्व पृथक्करण विधि से भी होता है और चुंबकीय पृथक्करण विधि से भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, डायस्पोर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है। तो Al2O3.2 मोल ऑफ वाटर अगर होगा तो ये बॉक्साइट है। क्या है, बॉक्साइट। लेकिन आपसे बॉक्साइट नहीं पूछा है, डायस्पोर पूछा है। तो डायस्पोर का जो सूत्र होता है वो होता है Al2O3.H2O, ये है आपका डायस्पोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार जो है वो मरकरी का अयस्क है। सिंपल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। माचिस में प्रयुक्त होता है सफेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सभी। तो माचिस के तल्ली में जो तिल्ली होता है उसमें जो फास्फोरस यूज होता है वो लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रबल ऑक्सीकारक है? तो हैलोजन फैमिली में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग यानी कि ऑक्सीकारक क्षमता जो होता है, ऑक्सीकारक क्षमता जो होता है बाबू, वो क्या होता है, ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो घटता है। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबल अपचायक है? तो अपचायक कौन? प्रबल अपचायक का मतलब है जो आसानी से H+ दे दे, जो आसानी से क्या दे दे? H+ दे दे या फिर हाइड्रोजन दे दे। तो होगा क्या कि जब हम ये सब ही हाइड्रोजन के क्या है, हैलोजन है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड भी क्या होगा? बड़ा होगा। और जब बॉन्ड बड़ा होगा तो बॉन्ड कमजोर होगा, और जब बॉन्ड कमजोर होगा तो वो आसानी से टूट जाएगा। तो यहाँ पे आयोडीन के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो इजिली टूटकर अपना H+ का क्या करेगा? त्याग कर देगा, यानी कि Hi जो होगा प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस है, तो वायुमंडल में 1% अक्रिय गैस होता है। अब उस 1% में भी पूछ रहा है कि कौन ज्यादा है, तो उस एक मंडल में जो एक वायुमंडल में 1% में जो सबसे ज्यादा है वो है आर्गन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, कोहरे को भेदने वाली लैंप में प्रयुक्त गैस होता है। कोहरे को भेदने में मतलब कुहासा गिरा है और उस कुहासा में को फाड़ कर जो लाइट निकाल दे, ठीक है, तो वहां लाइट में कौन सा गैस भरा होता है? तो उसमें नियॉन गैस भरा होता है। क्या भरा होता है? नियॉन गैस। और ये नियॉन गैस कुहासा को फाड़ने में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण धातु जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। भाई साहब जरा ध्यान दीजिए, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, यानी कि आर्गन 18 हो गया, 3D सीरीज का सदस्य है, और ये 4s है, तो 18 2 20 और 10 30। तो जिंक अपने आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। तो त्याग करेगा तो जिंक पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2। ठीक है, तो ये जो जिंक जो होता है अपना ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित नहीं करता है, लेकिन अगर हम बाकी सब को ले ले, टाइटेनियम को, वेनेडियम को और फेरस को, तो इनका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकता है? बदल सकता है, परिवर्तनशील होता है, लेकिन जिंक का परिवर्तनशील नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न तत्वों में से लैंथेनाइड तत्व कौन सा है? तो लैंथेनाइड तत्व कौन सा है? तो लैंथेनाइड F ब्लॉक का सीरीज है, लैंथेनाइड है, एक्टेनाइड है। तो जो 6 पीरियड है वो है सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप, टीबी डाई, पीएम ने किया वाईबी का लूट। तो उसमें सीरियम, सीरियम जो है, सीरियम से कहानी शुरू हो जाती है किसका? लैंथेनाइड सीरीज का, यानी लैंथेनाइड तत्वों का। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है भाई? तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। चलिए जिंक का चेक कर लेते हैं। तो जिंक का 30 होता है, ठीक है, तो आर्गन और 3D और ये 4s, तो 18 2 20 और 10 30। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा जिंक पर कितना चार्ज है? +2। +2 का मतलब है कि जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और जब त्याग कर दिया तो यहाँ पे 3D 10 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, यानी कि D ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या है? फुल फिल है। 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि जिंक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जिनका निकालना होगा उनको इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लेंगे कि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, CuNH3 का होल 6Cl2 बिलियन में कितने आयन पूछ रहा है? तो कितने आयन पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको रेस्पेक्टिव आयन में क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तोड़ने के लिए आपको पता है कौन सा ऊर्जा देते हैं? आयोनाइजेशन डिसोसिएशन एनर्जी, यानी आईडी एनर्जी देंगे। क्या देंगे? आईडी एनर्जी। आईडी एनर्जी का मतलब होता है आयन में तोड़ने वाला ऊर्जा। तो जैसे उसको तोड़ेंगे ना तो ये टूट जाएगा, CuNH3 का होल 6, और यहाँ पे +2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2Cl-। ध्यान दो, यहाँ पे 2 गो धन आवेश है और 1 गो ऋण आवेश है, तो टोटल आयन कितना हो जाएगा? तो टोटल आयन यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आगे।
आगे अगला सवाल, Cn का होल 4 का पावर -3 में कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। ये भी सिंपल है, ये भी पूछने वाली सवाल है। ये सवाल कितनी दफा है आपको क्लास में कराया गया है। जो जिसको निकालना होगा उसको x मानेंगे, तो ये x है, प्लस ये साइनो है, इस पे एक माइनस चार्ज होता है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगा। 4 है तो 4 से गुना बराबर, इन सब का योग इसके आयन के बराबर होगा। तो x प्लस माइनस माइनस 4 में 1 से जाता है 4, और ये -3, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में -3 प्लस 4, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस बड़ा का साइन ले लेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ऑक्सीकरण संख्या पूछा हुआ है, तो फिर से वही काम करेंगे बाबू। CONH3 का होल 5 Cl और Cl2 में कोबाल्ट का पूछा है, तो जिसका पूछा हुआ उसको x मानेंगे, x प्लस, ध्यान रहे ये उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड का मतलब है कि इस पे कोई आवेश नहीं है, तो जब कोई आवेश नहीं है तो इस पे इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 × 5 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन है कितना, एक अंदर और 2 बाहर, तो 2 1 3, 3 गो है, इसका मतलब है कि ऑक्सीक्लोरीन पे ऑक्सीकरण संख्या -1 और 3 गो है, तो 3 से क्या करेंगे, गुना, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इन सबका योग 0 हो जाएगा, और ये x ये 0 हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CrNH3 का होल 6 Cl3 की ज्यामिति है, तो इस संकुल यौगिक का ज्यामिति क्या होगा, यह डिपेंड करेगा उसके समन्वय संख्या पे। तो अगर उसका समन्वय संख्या 2 होता है तो वो रैखिक होता है, समन्वय संख्या 3 होता है तो त्रिकोणीय समतलीय होता है, समन्वय संख्या उसका अगर 4 होता है तो चतुष्फलकीय भी हो सकता है और वर्ग समतलीय भी हो सकता है, तो उसका संरचना 2 आ जाता है। लेकिन जिसका समन्वय संख्या 6 होता है वो हमेशा अष्टफलकीय होता है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल होता है, अष्टफलकीय। तो यहाँ पे इसका समन्वय संख्या कितना है, 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विगदंतुर लिगेंड का उदाहरण है, तो द्विगदंतुर लिगेंड का EN यानी इथिलीन डाइएमीन CH2NH2 और एक है CH2NH2, इसको इथिलीन डाइएमीन बोलते हैं। तो इसमें दो गो दाता परमाणु है, तो ये क्या है, द्विगदंतुर है। ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो ये है आपका ऑक्सोलेटो, तो ये भी आपका द्विगदंतुर लिगेंड है, ये भी आपका द्विगदंतुर लिगेंड है। कार्बोनेटो, कार्बोनेटो ये भी क्या है आपका द्विगदंतुर लिगेंड, दो दाता परमाणु है, तो आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण तत्व है, अरे भाई डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। कभी कभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों को, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन में तो संक्रमण तत्व ना पूछा है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन कभी अगर पूछ दिया कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से हाराथोथा का सूत्र होता है। याद कीजिए फेलिंग सॉल्यूशन, वहां पे ब्लू वेट्रियल था और रचौली सॉल्ट था, तो हाराथोथा का सूत्र जो होता है कॉपर सल्फेट और 5 मोल क्या होता है, वाटर होता है। ये यूज हो चुका है पहले भी फेलिंग सॉल्यूशन में। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण का विधि है। तो कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण का विधि जो होता है वो किससे होता है, अपोहन विधि से होता है। इस तरह से आपका सभी क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हुआ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी है, NiCN का होल 4 Cl माइनस का आयन का प्रसंकरण होता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है।
ऊपर से जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें इनर डी ऑर्बिटल क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो इसका प्रसंकरण DsP2 हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं वो लगभग लगभग बहुत ही इजी थे, क्लास में भी कराए जा चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।